मैं डॉक्टर साहब कुछ अर्सा कबल मेरे प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि आईएमएफ के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो आईएमएफ को मुतमईन करने का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता ताकि लोगों पे इतना बोझ ना पड़ता। देखिए, पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ साफ़ी साहब के हमारी कंठपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता कि आप ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास जाएं। हम अपनी माशी पॉलिसीज़ के फुकदान की वजह से, गलतियों की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं। अब अगर आपके पास ख़जाने में $9 बिलियन पड़ा है और बिटवीन टुडे एंड जून द 30th आपने $4-5 बिलियन के कर्जा जात की वापसी करनी है, मतलब द कंट्री इज़ हेडिंग टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट। अब आप मजबूरन जा रहे हैं आईएमएफ के पास। अब जो आपको कर्जा देगा वो अपनी शराइत भी रखेगा। अब एक नई शर्त सामने आ रही है अभी मेहताब साहब, वो चाइना सीपैक वाली। अब वो कह रहे हैं कि जी क्या ये तो नहीं होगा कि आप पैसे हमसे लेंगे और जो सीपैक को आपने पैसे देने हैं वो हमारे ख़जाने से निकाल के या हमारे पैसों में से निकाल के चीन को ना दे दें। अब जब आपको कोई कर्जा देगा, आप मजबूर हैं कर्जा लेने के लिए, तो जितनी भी शराइत वो आपके ऊपर डालेगा वो आपको माननी पड़ेंगी। लेकिन कुछ शराइत ऐसी हैं जो हमारे अपने मुफाद में। अभी शायद खुर्म साहब ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि भाई आप महंगा तेल ख़रीद रहे हैं दुनिया भर से, सस्ता बेच रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो इस तरह तो दुकान बंद हो जाएगी ना, दुकान नहीं चलेगी। 11 अप्रैल जिस दिन मियाँ शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, उस दिन आलमी मंडियाँ ये कह रही थीं कि ये मुल्क 30 जून से पहले डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ कि आलमी मंडियों में आपका बॉन्ड किस प्राइस पे बिक रहा है, आलमी मंडियाँ आपको कितनी रेटिंग दे रही हैं। 27-28% तक यील्ड कर रहा था पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का गारंटीड बॉन्ड, जिसका मतलब कह रहे थे कि जी अगले 3 महीने रह गए, आप डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपने हल्फ उठाया 11 तारीख को और आपके पास चॉइसेस ये हैं कि यार या तो आईएमएफ की बात मानो और या मुल्क को डिफ़ॉल्ट में ले जाओ। ये बड़ी मुश्किल चॉइस है और तीसरी चॉइस नहीं थी उनके सामने कोई। या आपने डिफ़ॉल्ट में जाना है और या आपने आईएमएफ की जो शराइत हैं वो मानना है। अब बहुत सारी शराइत तो हमारे अपने फ़ायदे में है, ठीक, लेकिन राना साहब एक और भी चॉइस है ना। ये नहीं हो सकता था कोई इसका कि आप गरीब पे बोझ डालने की बजाय इस बजट में सरमायादारों की तरफ और डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ मामले को डाइवर्ट हुआ है। साफ़ी साहब, ये मुझे खुशगवार जो हैरानगी हुई ना कल बजट में, वो यही हुई है कि इन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ में ये हुकूमत गई है जो इससे पहले या तो कोई हुकूमत गई नहीं है या फिर जाके वहाँ से उसको पिस्पाई इख्तियार करनी पड़ी है। इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं, प्रपोज़ कर दिए हैं, जिसमें जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त होती है प्लाट्स की, उसके रेट्स डबल कुछ केसेस में कर दिए हैं और कुछ के डबल से भी ज़्यादा कर दिए। अच्छा, ठीक है, 250% तक भी एक इन्होंने ये काम किया। दूसरा इन्होंने ये किया कि जो आपके पास, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान में आप लोग फैक्ट्रियाँ बेच के प्लाजा बना रहे हैं, और वो प्लाजे भी नहीं बना रहे बल्कि वो सोसाइटीज़ बना रहे हैं और ख़ाली प्लॉट्स बेच रहे हैं, उसको भी इन्होंने टैक्स करने की कोशिश की है, विच इज़ अगेन वेरी गुड स्टेप। फिर जो आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का वो फाइलों का एक्सचेंज होता था कि ले के फ़ाइल बेच दी और 4 साल तक आप उसको रखो, 4 साल के बाद ट्रांसफ़र करवा लो, उससे पहले बेशक वो 10 दफ़ा बिक जाए, तो वो 4 साल होल्डिंग पीरियड को बढ़ा के 6 साल कर दी। मतलब ये कि अगर आप 6 साल से पहले प्लॉट या प्लॉट बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर एक टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, ये रिटेल सेक्टर पे गए हैं, कम है लेकिन वहाँ पे एक अच्छा कदम इन्होंने ये उठाया कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि हर दुकानदार को ये अपने टैक्स नेट में ले आते, तो उसके बिजली के बिल के ऊपर 3,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये माहाना इन्होंने फ़िक्स टैक्स लगा दिया। जो मिफ्ता इस्माइल आज कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 25 लाख ताजरों को ये नेट में लेके आएंगे। 25 लाख आते हैं या नहीं आते, यहाँ से इन्होंने तखमीना लगाया कि 30 अरब रुपए का इनको टैक्स मिल जाएगा। ये इनका एक अच्छा कदम है। एक और जो काम इन्होंने किया है, अब होता है या नहीं होता वो बात की बात है, कि वो पाकिस्तानी जिनके मुल्क से बाहर असासे हैं, उनके जो अगर बेशक वहाँ पे इनका प्लॉट है, वहाँ पे घर है या इनका कोई वहाँ पे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया। ये इनका कुछ अच्छा। कमर्शियल बैंकों के ऊपर इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं, बहुत अच्छा काम किया। तो ये वो चंद एरियाज़ हैं, लेकिन ये उसके साथ ही एक ऐसा काम कर गए हैं जिससे ये सारी चीज़ें ओवरशैडो हो जाती हैं। पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है वो 30 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर इन्होंने 50 रुपये लीटर खरीदने की तजवीज़ दे दी है। अब उस पर कल मेरे मिफ्ता इस्माइल से बात भी हो रही थी, मैंने लिखा भी इसके ऊपर, बाकी उन्होंने भी लिखा है मेरा ख्याल, कि आप 30 रुपये लीटर से जब बढ़ा के 50 रुपये लीटर पे चले जाओगे तो फिर एक जो इन्फ्लेशन का तूफ़ान आएगा वो कैसे आप उसको काबू करोगे। तो उनका ये कहना था कि जी मैं ये 1 जुलाई से तो ये 50 रुपये नहीं करूँगा ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाऊँगा। आईएमएफ इसको ऐसे नहीं देखता। आईएमएफ जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, तो उसने कनपट्टी के ऊपर कुछ नहीं रखा, वो एक सीधी सी बात करता है। आपका कानून है
कि आपके कानून के मुताबिक पेट्रोल के ऊपर 17% सेल्स टैक्स लग रहा है, तो लगाइए, ज़ीरो क्यों किया हुआ है? आज फिर आपने एक नया कानून बना रहे हैं कि 30 रुपये फ़ी लीटर को बढ़ाकर आपने 50 रुपये फ़ी लीटर कर दिया है। तो ये फिर IMF कल आपको फिर बंदूक रखेगा कि अब इसको तुम इसको फिर पूरा रिकवर करो क्योंकि आपने कानून में कर दिया है। ये जो 30 रुपये फ़ी लीटर भी था साफ़ी साहब, ये भी जो कारनामा जाता है ये मिफ्ता इस्माइल साहब के सर पे जाता है। 2018 में जो उन्होंने अपना बजट दिया था उसमें 10 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये फ़ी लीटर ले गए थे। उसके बाद हुआ क्या? उस वक्त उन्होंने 30 रुपये रिकवर नहीं किया। उसके बाद IMF ने आपको सीधी सी बात कही, जो शौकत तरीन के साथ इन्होंने माहिदा किया था कि इसको फिर 4 रुपये माहाना से बढ़ा के इसको 30 रुपये फ़ी लीटर पे आपने लेके जाना है। तो फिर आपको फोर्स किया जाता है। वो जितने अच्छे काम इनके टैक्सेशन के मैंने आपको गिनवा दिए, ये काम ऐसा होगा कि मिफ्ता इस्माइल खुद एज अ वज़ीर ख़जाना एक कुएँ में गिरने जा रहे हैं, और जो भी वज़ीर ख़जाना होगा उस कुएँ में गिर गया तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है उस वक्त जब आप IMF के प्रोग्राम में हो। स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको एडिशनल टैक्सेशन नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ से शायद वो हिट हो रहे हों, जो अगर आपकी सालाना आमदन 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर इन्होंने 2% इजाफी एक टैक्स लगा दिया। वो कंपनी है, वो शख्स है, उससे वो हिट होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट जो इटसेल्फ है उसके ऊपर कोई एडिशनल इन्होंने टैक्सेशन नहीं की। जिस तरह इन्होंने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इन्होंने रेट्स को चेंज किया, इस तरह स्टॉक ये सिगरेट, शुगर, ये इसी तरह के जो बड़े बड़े माफियाज हैं। सिगरेट पे देख रहे जी 2 टियर्स हैं, एक पे 20 पैसे पर सिगरेट और एक पे 40 पैसे पर सिगरेट जो है नॉमिनल किस्म का इंक्रीज़ है। एक मैं समझता हूँ जो सिगरेट पे इनको करना चाहिए था, जो पता नहीं क्यों नहीं किया, वो एडवांस टैक्स का जो इशू था, हालांकि उसको कहा जाता है कि वो फार्मर्स के ऊपर आएगा, लेकिन अगर एडवांस टैक्स को ज़्यादा कर दिया जाता तो जो इलिसिट सिगरेट का बहुत बड़ा इशू है शायद वो हल किया जा सकता था। लेकिन वो टेक्निकल चीज़ है। देखिए बुनियादी तौर पे लेकिन वेस्ट में तो सिगरेट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और हमारे यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ पे भी WHO की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं अभी हम उससे काफ़ी पीछे हैं, आधे से भी पीछे हैं। हमें वहाँ पे जो है वो जाने की बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन उनके सारे मालिकान तो सेनेटर्स और MNAs बन के आके आपके पार्लियामेंट में बैठ गए, ये सबसे बड़ा और इशू फिर है। कमेटियों में बैठे होते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में वो तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट के नाम से सिगरेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नहीं तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि जिस तरह पिछली हुकूमत वो माफियाज के हाथों यरगमाल थी, अपने बजट में वो उसको हिट नहीं कर सकी, ये हुकूमत भी उसी तरह है। एक काम इन्होंने अच्छा किया है सर, जैसे ये कह रहे थे डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ गए हैं, और जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ इतने बड़े डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ पहली दफ़ा मैंने देखा है कि डायरेक्ट टैक्सेस, प्रॉब्लम ही ये है, ये अजीब मुल्क है, इन डायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए गरीबों से टैक्स लेते हैं, अमीरों की अयाशियों के लिए खर्च करते हैं। होना ये चाहिए कि अमीरों से टैक्स लें, कुछ गरीबों पे खर्च कर दें। अच्छा खुर्रम हुसैन साहब, ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन की है इन्होंने, ये काफ़ी है? और क्या जो ये ऑस्टेरिटी के लिए ये जो लोग जो इक़दाम कर रहे हैं, ये काफ़ी हैं इन हालात में? नहीं, देखें सलीम साहब, यहाँ पे इनकम टैक्सेस जो है ना, डायरेक्ट इनकम टैक्सेस खास तौर पे, इनके ऊपर खास फोकस था IMF का। और बार बार IMF का जिक्र हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरा बजट जो है, ये IMF ने जो टारगेट सेट किए थे पाकिस्तान के लिए फरवरी में, जो उनकी स्टाफ रिपोर्ट रिलीज हुई थी, उनको नज़र में रख के ही किया गया, बनाया गया। बुनियादी वो है इसकी। तो उनका खास फोकस पर्सनल इनकम टैक्सेस पे था। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक IMF को जो कमिटमेंट दी गई थी वो यही थी कि पर्सनल इनकम टैक्सेस के ज़रिए हम लोग ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे इस बजट में। लेकिन जब वो बजट आया है, जब हमने उसको फाइनेंस बिल देखा, उसमें जिस तरह से स्लैब्स उन लोगों ने रीवर्क किए हैं, वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। इनफैक्ट वहाँ से तो पर्सनल इनकम टैक्सेस को जिस तरह से हम लोगों ने एडजस्ट किया, वहाँ पे नेगेटिव रेवेन्यू लॉस है इनका नेट बेसिस पे। तो एक्चुअल क्वेश्चन अब ये है कि जब ये बजट उन्होंने पेश कर दिया, मंडे से इनको जाके जब IMF को देना पड़ेगा कि भाई ये हम लोगों का प्लान है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट बनेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, आपका अंदाज़ा क्या है कि IMF मुतमईन हो जाएगा, इसके बाद अगली किस्त जारी कर देगा? हाँ, मुश्किल है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और ये आई थिंक मेहताब और शहबाज को बेहतर पता होगा, वो लोग वहाँ होते हैं और डायरेक्टली इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक IMF को कमिटमेंट जो दी गई थी वो यही थी कि पर्सनल इनकम टैक्सेस के जरिए हम लोग मजीद और रेवेन्यू लाएंगे, और कोई ना कोई किसी किस्म का नंबर भी डिस्कस हुआ होगा कि इतना मजीद और रेवेन्यू हम लेके आएंगे। और जो चीज़ फाइनली आई है वो तो नेट रेवेन्यू नेगेटिव है। तो मुझे और आपको तो रिलीफ मिलेगा इन द सेंस कि हमारे तनख्वाहों से कम टैक्स कटेगा, और
लेकिन अब ये लोग क्या इसको आगे चला सकेंगे, अपने क्रेडिटर्स को मनवा सकेंगे, और जो भी ऑल्टरनेटिव ये लोग लेके आए हैं पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा कहीं और से जो इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस करेंगे, वो क्या विल इट बी क्रेडिबल और नॉट? अब ये सारे सवाल उठेंगे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मेरे ख्याल में यहाँ गैप पैदा होएगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द IMF।